एक डेफिनेशन लिखो कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है और उस समय जो राशि पूर्व दिशा में हमें दिखाई दे रही होती है, पूर्व दिशा में जो राशि चल रही होती है पृथ्वी से देखने पर, उसको हम जन्म कुंडली के पहले भाव में लिख लेते हैं। ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और उस समय ईस्ट डायरेक्शन में पृथ्वी से देखने पर, यहां से देखने पर, आप यहां खड़े हो, यहां से ईस्ट डायरेक्शन में आपने देखा तो आपको वृष राशि दिखाई दे रही थी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर लिख लेना है। ठीक है जी, क्लियर हुई बात। फिर उसके आगे अगले भाव में 3 नंबर लिखेंगे, फिर 4 नंबर लिखेंगे। तो राशियों को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो जो ये हमारी लगन कुंडली बनी, और पहले भाव को लग्न बोलते हैं, तो ये जो हमारी लगन कुंडली बनी, ये कौन से लगन की बनी, वृष लगन की कुंडली बनी। और अगर 2 घंटे बाद किसी और बच्चे का जन्म होता है, मान लेते कि वृष राशि जो है यहाँ पे 1 डिग्री की ही है, और 2 घंटे बाद अगर किसी और बच्चे का जन्म होगा तो होगा क्या, ये जो राशि है वो इधर मूव कर जाएगी। ठीक है जी। जो राशियों को लिखने का जो तरीका है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब राशियां मूव करती है तो कैसे मूव करती है, क्लॉकवाइज। ठीक है जी। तो 2 की जगह हमें यहाँ पर क्या नंबर दिखाई दे जाएगा, 2 घंटे बाद 3 नंबर। तो इट मीन्स पूर्व दिशा में अब कौन सी राशि आ गई, बताइए, वृषभ के बाद कौन सी राशि आती है, कोई भी एक व्यक्ति बोले। मिथुन राशि। मिथुन राशि। ठीक है जी। तो 2 घंटे बाद यहाँ पर मिथुन राशि दिखाई देगी। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले भाव में मिथुन राशि लिख लेंगे और दूसरे भाव में कौन सी, कर्क राशि, सिंह राशि, यहाँ कन्या आ जाएगी। ऐसे ही आगे आप लिखते चले जाएंगे, 12 भावों में 12 राशियां लिख देंगे। तो राशियों को बिठाने का तरीका आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। सर एक बार मेरे को दोबारा रिपीट कर दीजिए, मुझे ये नहीं समझ आया कि जब अगर हम लगन की राशि को देखते हैं कि ये हम्म 3 की आ गई मिथुन राशि जैसे आपने अभी बताया, तो हम्म। फिर ये वापस ये 12वें घर में कैसे चली गई, ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ही आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, 12वें सर घर में जैसे कैसे अभी चलेगी मतलब। जैसे सर अभी आपने बताया कि हम्म। हम ईस्ट की साइड जब देखते हैं हाँ हाँ तो जब बच्चे का जन्म होता है तो ये फर्स्ट भाव में जो भी राशि आती है वो लिखते हैं हाँ हम लोग। हाँ हाँ। और ठीक उसके है। बाद आपने बताया कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है सब कुछ। हाँ हाँ लेकिन अभी उसके बाद आपने बताया कि 2 घंटे बाद जब बच्चे का जन्म होता है, किसी हाँ और हाँ। बच्चे का जन्म होता है, तो ये इधर की साइड क्लॉकवाइज कैसे आ जाती है। समझे नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। जब हम राशियों को लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 3 के बाद 4 नंबर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है। हाँ तो जी। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी लिखने का क्लॉक। तरीका है ना। 3 के बिल्कुल। बाद 4 हम यहाँ नहीं लिख रहे, 3 के बाद 4 इस तरफ लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब जब हम्म। राशियां परिवर्तन हो रही है, जब राशियां मूव कर रही है हमारी, हालांकि मूव क्या कर रहा है, हमारा ये वाला एरिया कर रहा है। ये पृथ्वी जो है ये ऐसे चलेगी, इस तरफ जाएगी। ठीक है जी, ऐसे मूव करेगी। तो अब क्या होगा एक्चुअल में, कि ये वाला जो हिस्सा हमारा ये है, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, यस और नो। और इधर वाला जो हिस्सा था वो इधर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। बट हमें पृथ्वी को तो घुमा के दिखाना नहीं, हमें तो भूकेंद्रीय पद्धति से पढ़ना है। तो क्या होगा, 2 घंटे में ये राशि जो है वो हमें इस वाले भाव में दिखाई देगी, यहां दिखाई देगी। ठीक है जी। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। 4 तो आएगा। पहले भाव में क्या आएगा, 4 नंबर। 4 के बाद क्या आएगा, 5 नंबर। तो जब मूव हम्म। करेंगी तो वो तो एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करेगी, ये तो लिखने का तरीका बताया हमने। सॉरी, क्लॉकवाइज मूव करेगी। जब हम लिखेंगे तो 3 के बाद 4 हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, समझे बात को। और ये इसलिए बताया क्योंकि हम यूजुअली जब गिनती लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, 1 2 3, ऐसे ही लिखते हैं ना। और हम यहाँ कैसे लिख रहे हैं, कि भाई हमने यहाँ 3 लिखा तो इधर हमने फिर 4 लिखा, फिर इधर 5 लिखा, समझे बात को। तो इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हमने राशियों को लिखने का तरीका देख लिया, राशियां बदलती कैसे हैं इसको भी समझ लिया। ठीक है। और हमें ये भी पता लग गया, एक्चुअल में राशियां नहीं बदल रही होती, हमारे भाव बदल रहे होते हैं।
हम लोग मूव कर रहे होते हैं, बट हम भावों को स्टेबल मानते हैं और राशियों को हम लोग मूविंग मानते हैं। ठीक है, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब आप देखें कि इन्हीं राशियों में हमें जन्म कुंडली में ग्रहों को भी बिठाना है, तो वो क्या सिस्टम है? ठीक है जी, ये मान लेते हैं एक जन्म कुंडली है। अब हमने पीछे एक मैप बनाया था, यहाँ पे बनाया था हमने, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मान लेते हैं जिस बच्चे का जन्म हुआ उस समय 1 नंबर मतलब मेष राशि में हमें चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जन्म कुंडली के मेष राशि में, यहाँ पे ये मेष राशि लिखी हुई, यहाँ पे चंद्रमा को रख देंगे। ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, हाँ या नहीं? क्योंकि हमें अंतरिक्ष में देखा हमने और वो ग्रह की एक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पे ये काल्पनिक कुछ नहीं है। ठीक है जी, हमने देखा कि भाई मेष राशि में अभी चंद्रमा मूव कर रहे हैं, तो चंद्रमा को हमने मेष राशि में लिख देना है। फिर हमने देखा कि उसके बाद यहाँ पर देखने पे हमें पता लग रहा है कि वीनस जो है वो कौन सी राशि में है? कुंभ राशि में है। सूर्य और बुध जो है वो मकर राशि में है। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे इसको, वीनस को हम यहाँ लिखेंगे, मरकरी सॉरी शुक्र को, और सूर्य को इधर लिख लेंगे और बुध को इधर लिख देंगे क्योंकि इसी राशि में प्रेजेंट है। ऐसे ही पूरा मैप बना देना है हमें। आगे हम फिर और चलते हैं, हमने देखा मंगल जो है वो 5 नंबर राशि में है और जुपिटर और सैटर्न जो है वो 4 नंबर राशि में है। तो इसको लिख लो यहाँ पर, 5 नंबर राशि यहाँ लिख दिया हमने, कौन थे? मंगल थे। और 4 नंबर राशि में क्या कौन थे? शनि और गुरु थे। ठीक है जी, कितने प्लैनेट हो गए हमारे पास? 7 हो गए। बचा कौन हमारे पास? राहु व केतु। अब राहु केतु को देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो कि भाई चंद्रमा मूव कर रहा है ना, और पृथ्वी जो है वो भी मूव कर रही है। मान लेते पृथ्वी ये मूव कर रही सूर्य के चारों तरफ इधर से। ठीक है जी, तो चंद्रमा का जो पथ है वो यहाँ कटा और यहाँ कहीं कटा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जो साउथ पोल है वो क्या है? केतु है, और जो नॉर्थ पोल है वो क्या है हमारा? राहु है। तो राहु केतु का भी पता लग गया कि भाई राहु जो है वो मेष राशि में है, केतु जो है तुला राशि में है, और ये हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं एक दूसरे से। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे राहु इधर है और केतु इधर है। तो ये हमने उस व्यक्ति की जन्म कुंडली का एक नक्शा बना लिया, अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थिति थी उसको हमने एज इट इज एक पेपर पे उतार लिया, और फिर इसी से ही इन ग्रहों की स्थितियों को देखकर हम लोग उस व्यक्ति के आगे के जीवन की कोई प्रोडिक्शंस करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। ये वाली बात आप लोगों ने लिख ली ना कि किसी बच्चे के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो हमें राशि दिखाई देती है उसको हम जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लिखते हैं, और वही हमारी लग्न कुंडली, या फिर ये कहें कि वही हमारा लग्न कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? और लग्न में आई हुई राशि का स्वामी लग्नेश कहलाता है। ठीक है जी, लग्न में आई हुई राशि, प्रथम भाव में आई हुई राशि का जो स्वामी है वो लग्नेश कहलाता है। क्लियर? यस और नो? चलिए, अब हमने जन्म कुंडली कैसे बनती है वो भी देख लिया। आगे पंचांग का प्रयोग करके हमें कैसे जन्म कुंडली बनानी ये भी हम सीखेंगे, क्योंकि आजकल वैसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग है तो आप डिटेल्स डालते हो किसी व्यक्ति की, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो उसकी जन्म कुंडली बन के आ जाती है। बट हम फिर भी पंचांग के प्रयोग से बनाना भी सीखेंगे। एक बार प्लीज मुझे बताइए कि इतनी बात जितनी मैंने बताई उसमें कोई डाउट तो नहीं है, हाँ या नहीं? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हम राशियों के स्वभाव के विषय में बात करेंगे, या फिर राशियों से आने वाली दिशाओं के विषय में बात करेंगे, राशियों के तत्वों के विषय में बात करेंगे, उनके गुणों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी व्यक्ति के नेचर के विषय में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस राशि से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, या फिर उसकी जो राशि है लग्न की या चंद्रमा की, तो वो उस व्यक्ति के नेचर पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है, तो उसी से हम किसी व्यक्ति के नेचर को बताते हैं। ठीक है जी, तो इसके स्वभाव को जानने के लिए हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, और प्रश्न कुंडली का जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी ये चीजें काम आती है। जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई मेरा सामान चोरी हो गया नहीं हुआ, है ना, मतलब चोरी हुआ है या खो गया है, तो आप आंसर दे, मान लेते हैं आपने कहा भाई चोरी हो गया, है ना, अब वो पूछ सकते हैं कि भाई चोर कैसा दिखता होगा, तो आपको राशियों के स्वभावों का पता होना चाहिए, ग्रहों के स्वभावों का पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है,
तो ऐसे ही पहले राशियों के स्वभावों को पढ़ेंगे, फिर ग्रहों के स्वभावों को पढ़ेंगे, और छोटी छोटी चीजें हमने सीख ली है कि कैसे अंतरिक्ष में हमें ग्रहों की स्थितियों को देखना है। वो हमें पंचांग से मिल जाती है। दूरबीन अगर किसी के पास है जो बैठ के देखना चाहे, वो बिल्कुल देख सकता है, उसको दिखाई देंगे वो ग्रह, ऐसी बात नहीं है नहीं दिखते। ठीक है जी, और वो पर्टिकुलर उसी राशि में दिखाई देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम राशियों के स्वभाव की बात करते हैं। 12 राशियां हैं हमारे पास, आप सभी जानते हैं। और राशियों को क्रम से आपको याद कर लेना है कि 1 नंबर जो राशि होती है वो मेष राशि है, 2 नंबर वृष राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि है, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है। ठीक है जी, 6 नंबर कन्या राशि है, ये याद होना चाहिए। 7 नंबर तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 नंबर मकर, कुंभ, मीन। ठीक है जी, ऐसे ही आप इनके नामों को इंग्लिश में भी याद रखें कि एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसन, ये इंग्लिश में भी याद रखना। हो सकता है भाई बाहर के क्लाइंट्स आपके पास आए तो फिर आपको दिक्कत ना हो। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको बिल्कुल हिंदी ना समझ में आती हो, बहुत ज्यादा वो चाहता है कि भाई मैं हर शब्द को साथ में इंग्लिश में भी बोलूं, ऐसा कोई है तो नहीं ना? है ना, जैसे मैं उच्चता नीचता कहूंगा। सविता जी आप? सर ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती, लेकिन मुझे इंग्लिश के वर्ड्स भी चाहिए, मतलब ना कि मुझे समझ में आ जाए कि ये क्या है। और थोड़ा सा ना, ऐसा नहीं है कि मुझे ठीक है, हिंदी हिंदी आती है पर कुछ वर्ड नहीं पता लगते कई बार ना, ठीक है, तो थोड़ा आप सा बोल बस दिए। एक एक। ठीक है। हाँ। कोई बात नहीं। जैसे राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, जोडियक बोलते हैं। ठीक है जी। नक्षत्रों को क्या बोलते हैं हम लोग? नक्षत्रों को स्टार्स बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके अलावा प्लैनेट्स को तो आप जानते हैं, ग्रहों को प्लैनेट्स बोलते हैं, भावों को हाउसेस बोल देते हैं। आगे जब उच्चता नीचता आएगी तब उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो राशियों के स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो जो हमारी पहली राशि है, पहली राशि कौन सी है? मेष राशि। मैं बार बार बोलता रहूंगा तो आप लोगों को याद होती रहेगी। और चौथी राशि कौन सी है? कर्क राशि। सातवीं राशि तुला राशि। और 10वीं राशि मकर राशि। इन राशियों का जो स्वभाव है वो चर राशियां कहते हैं इनको। चर राशियां मतलब चलायमान, मूविंग, है ना। इनका नेचर ऐसा है कि अभी अगर इन्होंने कोई बात सोची, है ना, या फिर कोई किसी बात पे ये है, तो हो सकता है इनका विचार परिवर्तन हो जाए। कहने का मतलब परिवर्तनशील है, तो परिवर्तित हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का नेचर। या फिर इनके स्वभाव में परिवर्तन है कि वो अगर सामने वाले कोई व्यक्ति सही बात कह रहा है तो उनके सुन के अपने विचारों को या फिर आप जिस बात पर अड़े हुए हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इसको अचर राशि कहते हैं। ये मूव नहीं करती। मतलब राशियों की बात नहीं कर रहा मैं, स्वभावों की बात कर रहा हूँ कि इनका स्वभाव ऐसा है कि ये पलटेंगे नहीं, अपनी बात पे रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, पर ये अपनी बात पर अड़े रहेंगे, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है जी। फिर मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, इनको कहते हैं द्विस्वभाव राशियां। अब इनका क्या है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कभी ये चलायमान हो जाती है, मतलब चर स्वभाव ले आती हैं, कभी अचर स्वभाव लेकर आ जाती हैं। वो कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, क्योंकि आप डिग्रियां वगैरह समझ चुके हैं, तो उस बात को भी अभी हम समझेंगे। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर सबसे पहले चर राशियां, दूसरे नंबर पे अचर, तीसरे पे द्विस्वभाव, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, क्लियर हुई बात? या फिर अगर आपने इतना भी याद कर लिया कि जो 1 नंबर राशि है वो चर है, 2 नंबर अचर है, 3 नंबर द्विस्वभाव है, तो यहाँ पर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 में +3 करेंगे क्या आएगा? 7 आ जाएगा। 7 में +3 करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही 2 में +3 करेंगे 5 आ जाएगा। 5 में +3 करेंगे 8 आ जाएगा। 8 में +3 करेंगे 11 आ जाएगा। आगे आगे चलते, 3 में +3 करेंगे 6 आ जाएगा। 6 में +3 करेंगे 9 आ जाएगा। 9 में +3 करेंगे 12 आ जाएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इनका प्रयोग हमें करना है आगे चल के। क्लियर बात? हाँ या नहीं? ये तो हो गया राशियों का स्वभाव। ठीक है जी। अब राशियों के गुणों की भी बात कर लेते हैं। इसको स्वभाव भी कह सकते हैं एक तरीके से।
या फिर गुण भी कह लो। अब दो पार्ट्स में और डिवाइड किया है हमने राशि को, ठीक है जी। इसको हमने लिखा विषम राशि, और इन्हीं को क्रूर राशि भी कहा जाता है और इन्हीं को पुरुष राशि भी कहा जाता है। विषम माने ओड, ठीक है जी, जो ओड नंबर्स है हमारे, याद करने के लिए हमने इनको विषम कह दिया। तो 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। कहने का अर्थ मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि व कुंभ राशि, ये कौन सी राशियां? क्रूर स्वभाव की राशियां हैं, ठीक है जी। और इनके अंदर पुरुषोच्चत गुण है, पुरुषों वाले गुण है। भले ही ये राशि महिला की हो, पर उसके अंदर जो गुण मिलेंगे वो क्रूरता वाले मिलेंगे या पुरुषों वाले गुण मिलेंगे। पुरुषों के क्या गुण होते हैं भाई? वो निडर होते हैं, डरते नहीं है ना, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, तो इस तरीके से। तो इनको हम पुरुषोचित गुण कहते हैं। ये गुण महिला में भी आ सकते हैं और जो स्त्रियों के गुण है वो पुरुषों में भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ऐसे ही जो सम राशियां होती है, जिनको हम ओड नंबर्स कहते हैं, वो कौन सी राशियां होती है? सौम्य स्वभाव की राशियां होती है। उनका नेचर जो है वो सॉफ्ट है, और उन्हीं को स्त्री राशियां कहते हैं, है ना। स्त्री को सौम्य भी कहा जाता है क्योंकि स्त्रियों के अंदर ममता है, सौम्यता है। तो 2 नंबर माने वृष राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 8 वृश्चिक, 10 नंबर मकर और 12 नंबर मीन राशि। ये कौन सी राशियां हैं? स्त्री राशियां या सौम्य राशियां, सम राशियां। इतनी बात क्लियर हुई? ये याद कर लेना है आप लोगों को, हाँ या नहीं? अब जैसे आपने पीछे स्वभाव पढ़ा था तो आपने देखा कि जो चर राशियां हैं उसमें एक राशि हमारे पास कौन सी आई थी? पहली राशि जो है वो क्रूर राशि थी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो पहली राशि जो थी वो क्रूर थी। और 4 नंबर की जो राशि हमें मिली चर राशियों में, तो इसका स्वभाव कैसा है? सौम्य है, ठीक है जी। और 7 नंबर जो राशि हमें मिली वो कैसी मिली? क्रूर मिली। तो चर स्वभाव है इनका, चलायमान है, ठीक है जी। जैसे कर्क राशि, इसमें सौम्यता है और चलायमान भी है। मेष राशि है भाई, है तो क्रूर राशि, मंगल की राशि है, क्रूरता है, बट समय अनुसार ये अपनी बात को बदल सकते हैं, देखते हुए कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति विचार कह रहा है वो उसके सही है, तो हम उस पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह रह गए। लोचशिल है मतलब फ्लेक्सिबल है। क्लियर हुई बात? ऐसे ही 10 नंबर राशि, 7 नंबर राशि क्या थी? फिर से क्रूर आ गई, और फिर क्या आ गई? फिर से सौम्य आ गई। ऐसे ही सभी में आ जाएगा। यहाँ पर सौम्य, फिर एक क्रूर राशि आ गई, फिर एक सौम्य राशि आ गई, और फिर एक वापस क्रूर राशि आ गई। यहाँ शुरू करें हमने, ये क्रूर है, ये सौम्य है, ठीक है जी। फिर क्रूर राशि आ गई और फिर सौम्य राशि आ गई। तो ऐसे भी आप अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हैं, है ना। तो हर राशि में, चाहे वो सौम्य है, क्रूर है, या फिर आप ये कहें कि, तो मतलब सॉरी, जैसे कोई राशि सौम्य है तो वो चर हो सकती है, चलायमान हो सकती है, और क्रूर राशि भी हो सकती है। ऐसे ही अचर राशि, कोई सौम्य राशि भी अचर हो सकती है और कोई क्रूर राशि भी अचर हो सकती है। द्विस्वभाव में भी यही है कि कोई सौम्य राशि भी द्विस्वभाव हो सकती है और क्रूर राशि भी द्विस्वभाव हो सकती है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हमने सौम्यता देख ली, हमने क्रूरता भी देख ली, कौन सी राशियां क्रूर है, कौन सी राशियां फ्लेक्सिबल है, कौन सी राशियां बिल्कुल स्टेबल रहती हैं, और कौन सी में दोनों नेचर है, इसको भी हमने जान लिया, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? अब आप लोग के दिमाग में आएगा ये द्विस्वभाव राशियां